एसएस में कल हमने आपको रेफरेंस के बारे में कुछ बताया था, तो आज रेफरेंस का एक पूरा पॉइंट और एक रिवीजन का एक पॉइंट, ये 2 पॉइंट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कल हमने आपको अपील का भी पूरा कंसेप्ट समझाया था और उसके बारे में केस लॉ का भी एक जिक्र किया था। तो पहले 1 मिनट हम सवाल ले लेते हैं। कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो अपील वाले सेक्शन में आपको समझ में ना आया हो? हर्ष, अनसुईया जी, सहायक, गुड इवनिंग सर। कोई पॉइंट ऐसा है जो अपील वाले पॉइंट में समझ में ना आया हो? अनसुईया जी, सहायक जी, अक्षिका, नो सर, ऑल तो फाइन। उसमें बड़ा चैप्टर था, 22-23 के आसपास सेक्शन है उसमें, लेकिन लिखने के लिए हमें ओवरऑल जैसा सिनॉप्सिस भी लिखवाया था कि अपील का मीनिंग, कन्विक्शन में अपील, एक्विटल में अपील, किन केसों में अपील नहीं होगी, उसका फॉर्मेट, अपीलेट कोर्ट की पावर, अपील के दौरान सेंटेंस को सस्पेंड होना और अपील का खत्म होना। ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो हमने आपको समझाए थे। उसके बाद एक पॉइंट हमने रेफरेंस का बोला था जो अगले चैप्टर से बिलोंग करता है, उसके हमने कल आपको सिनॉप्सिस लिखवाए थे और उसके बारे में बोला हुआ था। तो बताइए, दिखा कुछ 2 लाइन बोलिए परवीन जी रेफरेंस के बारे में। आवाज करिए, दिखा। सर रेफरेंस में हम हाई कोर्ट के लिए भेजते हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज होता है तो उसमें हम हाई कोर्ट के लिए भेजते हैं। और जो ठीक है, हाई कोर्ट है। ठीक है। तो सर रेफरेंस में इन्होंने 2 सेक्शनों का हवाला दिया है जो हमने कल आपको बताया था। तो सर उसको लेके यहाँ पे हम बात करें, हाँ, 436 और 437 की 2 सेक्शन उसमें बताए थे। कल मैंने हल्का ब्रीफ किया था, अब मैं आपको उनके सारे की पॉइंट के हिसाब से आपको बोल रहा हूं। तो इसमें मैंने कहा था कि पहला जो सब रूल है वो किसी भी कोर्ट की बात करता है, और कब? जब वो कोई केस सुन रहा है, ट्रायल कर रहा है। कोई कोर्ट, कौन सी कोर्ट? सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट? हर्ष, सर कोई भी कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट। ये तो सीआरपीसी पढ़ रहे हैं ना, ये इसमें तो लिख रहा है कोर्ट, पर यहाँ कोर्ट का इंडिकेशन क्रिमिनल कोर्ट से है। इसमें शुरू में आप देखेंगे ना, इंट्रोडक्शन में तो बताया गया कि क्रिमिनल कोर्ट कितने प्रकार की होती है। उसमें बताया गया सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये इसमें कहा कि भाई किसी भी कोर्ट के सामने अगर कोई केस चल रहा है और उस केस के चलने के दौरान जो केस है ना, उस केस में उस केस से कनेक्ट है,
कोई भी आप मसला लेके जाओगे वो किसी ना किसी लॉ से जुड़ा हुआ होगा ना अनिल जी। तो वो कानून या वो ऑर्डिनेंस, उससे जुड़ा कोई ऑर्डिनेंस। जैसे अभी ट्रिपल तलाक का कोई केस था मान लो, तो ट्रिपल तलाक के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट ने क्या इशू किया गया था कानून बनाने से पहले अक्षिका? ऑर्डिनेंस आया था सर। किया गया इफ आई एम था, नॉट, कानून नहीं बनाया था पहले। क्यों नहीं बनाया था कानून पहले अनसुईया? सर क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें एग्री भी नहीं थे, डिसएग्री होते थे, तो पब्लिक इंटरेस्ट को एट लास्ट देखते हुए सरकार कानून नहीं बना था। तो आदमी तो एग्री हो या मत हो, पर सरकार की उस समय राज्यसभा में मेजोरिटी ना थी। ऐसा नहीं है कि उसके बिना वो ऑर्डिनेंस ला नहीं सकती। पर क्या है कि अगर हम कानून को लेके आएंगे तो वो पास नहीं हो पाएगा। और कोई भी बिल कानून कब बनेगा? जब दोनों हाउस से वो पास हो और राष्ट्रपति उस पर असेंट दे। इस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए और लाना भी जरूरी था वो कानून, वो पॉइंट को इंप्लीमेंट करना भी जरूरी था परवीन जी। क्यों? क्योंकि सरकार दिखाना चाहती थी कि हम मुस्लिम वोमेन के साथ हैं। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता अपनाया। क्या? कि जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए सर। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 1 to 3 कि वो अर्जेंट सिचुएशन से निपटने के लिए एक कानून बना सकती है। उसको कानून को हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, मतलब जो 6 महीने तक इंप्लीमेंट रहता है, जब तक कि आप उसको अप्रूव ना कराओ। तो अगर उसको पार्लियामेंट में पेश कर दो, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी हर से, और उस पर वोटिंग वोटिंग कराओ, वो एक अलग बात है। अगर कुछ भी नहीं कराओगे तो 6 महीने तक तो वो तब भी लागू रहेगा, और 6 महीने बाद वो अपना आप खत्म हो जाएगा अगर आप उसको अप्रूव नहीं करवाओगे तो। और इस बीच उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग किए गए सारे कानून सही माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे? सही माने जाएंगे, चाहे बाद में वो ऑर्डिनेंस ना रहा हो, क्योंकि ऑर्डिनेंस भी कानून का एक रूप होता है। तो हमने कहा कि अगर किसी कोर्ट के सामने कोई केस चल रहा है और उस केस में किसी कानून के मामले में, किसी ऑर्डिनेंस के मामले में, कोई रेगुलेशन के मामले में उसका क्वेश्चन इन्वॉल्व है, और जिस कोर्ट के सामने मैटर पेंडिंग है ना अभी अनिल जी, वह कोर्ट
इस कानून को जो उस केस में इन्वॉल्व है या ऑर्डिनेंस को या उनके किसी प्रावधान को इनवैलिड और इनऑपरेटिव मानती है। कोर्ट के सामने कोई केस पेंडिंग है परवीन जी, अनिल जी, और उसमें जो कानून इन्वॉल्व है ना, वो उस कोर्ट की नजर में सही ना है, परंतु उस कोर्ट की ओपिनियन का कोई महत्व नहीं है अगर तो सुप्रीम कोर्ट या उसकी हाई कोर्ट ने उस कानून के बारे में कोई जजमेंट दे रखा है। तो अगर हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट के बारे में कोई जजमेंट दे रखा है, तो फिर उस कोर्ट को क्या करना पड़ेगा हर्ष? सर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा केस। फिर तो उसके अकॉर्डिंग भाई काम चला लो। परंतु उसके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक उस कानून के बारे में कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करी, कोई जजमेंट नहीं दिया जो ये बताता हो कि वो कानून जो इस केस में इन्वॉल्व है प्रवीण जी, वो वैलिड है, इनवैलिड है, ऑपरेटिव है, इनऑपरेटिव है। ऐसा कोई जजमेंट उसने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट या उसकी हाई कोर्ट ने। परंतु जिस कोर्ट में केस पेंडिंग है, वो ये कह रहा है कि भाई ना, मुझे सही नहीं लग रहा, मेरी नजर में ये इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है। अब ये सारी सिचुएशन है। जब ये सिचुएशन आएगी तो वो केस का निपटारा तो कर नहीं सकता, केस का डिसीजन तो आएगा नहीं अभी, क्योंकि जो लॉ उसमें इन्वॉल्व है उसको तो कोर्ट सही मान नहीं रहा, और अपने कहने पे वो उस कानून को सही या गलत साबित कर नहीं सकता। सिचुएशन में वो क्या आंसर आएगा इस सिचुएशन का हर्ष? रेफरेंस सर। तो फिर इसका आंसर आएगा कि वो कोर्ट सारे मामले का वाकया लिखकर, सारी घटना को लिखकर परवीन जी, अपने ओपिनियन को लिखकर और अपने हाई कोर्ट को भेज देगा कि भाई मेरी नजर में तो सही ना है, अब आप बता दो क्या करना है, आप इसका इंटरप्रिटेशन कर दो। ठीक है, यहां तक अनसुईया? Yes, sir. और हाई कोर्ट के डिसीजन के लिए वो उसके पास भेज देगा। अब आगे चल के रेगुलेशन को इन्होंने डिफाइन किया एक्सप्लेनेशन में। तो रेगुलेशन की डेफिनेशन, जर्नल क्लोज एक्ट 1897 या स्टेट का जनरल क्लोज एक्ट। इस एक्ट में क्या है जनरल क्लोज एक्ट में अनसुईया? परवीन? हर्ष? जनरल क्लोज एक्ट में उर्वशी बेसिक रूप से, बेसिक तौर पे डेफिनेशन दी गई है।
वैसे तो हर एक्ट में अपनी डेफिनेशन दी गई है। सीआरपीसी में बेलेबल, नॉन बेलेबल, आईपीसी में जो है कोई और की दी है डिसऑनेस्टी, कॉन्ट्रैक्ट में दी है वैल्यू ऑफर की, एक्सेप्टेंस की, ठीक है। एसआरए में दी गई है ड्यूटी की, सेल्स में दी गई है गुड्स की। जर्नल क्लोज एक्ट में जर्नल वर्ड की डेफिनेशन दी गई है परवीन जी। जो रूटीन की भाषा में आप वर्ड यूज करते हो ना हर्ष, रूटीन की डे टू डे में जो आप वर्ड यूज करते हो ना, उन सारे वर्डों की डेफिनेशन कहां पे है? जर्नल क्लोज एक्ट में। वो एक डेफिनेशन देने वाला एक्ट है ये, पर्टिकुलर लॉ के ऊपर नहीं। सामान्य जीवन में जो वर्ड का आप उपयोग करते हो ना, उन वर्ड का डेफिनेशन कहां दी गई है? जर्नल क्लोज एक्ट में। तो रेगुलेशन की डेफिनेशन जर्नल क्लोज एक्ट के सेक्शन डिफाइन किया गया है, वो उसका मीनिंग लिया जाएगा। अब अगला पॉइंट इन्होंने एनी कोर्ट की बजाय सेशन की कोर्ट के लिए लिया है कि अगर सेशन कोर्ट के सामने कोई मामला पेंडिंग है परवीन जी, तो बात नहीं, किसी कानून की वैलिडिटी नहीं, परंतु सेशन कोर्ट के सामने अगर किसी केस में कोई लो पॉइंट निकल के आता है हर्ष, तो वो उस क्वेश्चन को सेशन कोर्ट कहां भेज सकता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भेज देगा। सेकंड पॉइंट, अब इन दोनों ही अवस्था में जब एक्यूज कोर्ट के सामने आएगा, तो अक्यूज के बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा हर्ष? सर या तो उसको जेल भेज देंगे या फिर बेल। अगर एक्यूज अभी कस्टडी में है तो या उसको बेल दे देंगे, या जब उसको पेश किया जाता है, लाया जाता है पहली बार, तो उसको कस्टडी में भेज देंगे या जेल में भेज देंगे। यहां तक ठीक है परवीन जी? ये एक सेक्शन मैंने पूरा बोला आपको, 436। उसके बाद 437, 437, जो कोर्ट रेफरेंस के लिए भेजेगी, तो हाई कोर्ट ऐसे मामले को एंटरटेन करेगा और उस मामले पे अपना डिसीजन देगा, और उस डिसीजन को फिर वो कहां भेजेगा हर्ष? सेशन कोर्ट। जिस कोर्ट से वो मैटर आया था, हाई कोर्ट उसमें डिसीजन देकर वो डिसीजन उस कोर्ट में भेज देगा। उस डिसीजन के अकॉर्डिंग वह कोर्ट उस केस का क्या कर देगी? फैसला कर देगी।
ये रेफरेंस की बातें मैंने अभी आपको बोली है। दो ही सेक्शन है, केस लो वगैरह इसमें कुछ है नहीं। और सिनॉप्सिस में कल बोल रहे थे आपको, और एक लाइन में और बोल दूं आपको बस, कि सीआरपीसी का ये सेक्शन किसके बराबर है अनसुईया? सीपीसी के सेक्शन 113 113 section. ऑर्डर 46, उसमें भी रेफरेंस की बात करी गई है। तो उसको हम मोटा मोटी सिविल रेफरेंस बोल दे, समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसमें नहीं लिख रहा सिविल रेफरेंस या क्रिमिनल रेफरेंस, पर वो सीपीसी में है। और जो अभी पढ़ा ये सीआरपीसी या बीएनएसएस में है। ये सिविल कोर्टों की बात करता है, और वो ये क्रिमिनल कोर्टों की बात करता है, और 113 Civil code. सिविल कोर्टों की बात करता है। ठीक है, अब यहां तक क्या कहते हो उर्वशी जी? सर मेरे को ये बोलना था करके आपने जो पढ़ाया ना पहले वो मेरा छूट गया पूरा। कब का? अभी अभी जो पढ़ाया आपने, जो सेक्शन पढ़ाया। अभी तो सुनते रहो जितना, अभी वो कल ही भी बोला था मैंने, और उसी को ही हम आज हमने रिफ्रेश करके दोबारा बताया है वर्ड टू वर्ड। ठीक है सर। हाँ, चलिए उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवीजन का है। ठीक है, तो पहले सिनॉप्सिस लिखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो सर पहले सिनॉप्सिस में हम इस पूरे कंसेप्ट में, रिवीजन के कंसेप्ट में, हम पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, चैप्टर 32 है, और सेक्शन 436 से लेके और 445 तक है, 445। दूसरा इसका मीनिंग लिखेंगे, रिवीजन का मीनिंग। हालांकि रिवीजन को डिफाइन तो नहीं किया, पर इसका डिक्शनरी मीनिंग है रिवाइज करना, दोबारा देखना, ऐसा इसमें कहा गया है। फिर इसका बोलो हर्ष। सर आपने सेक्शन नंबर बोला 436 से 445, लेकिन 436 और 437 तो उसमें है ना सर, रेफरेंस में। पूरा चैप्टर का ब्लॉक बोला मैंने, ओके। पूरा चैप्टर का ब्लॉक बोला है कि इस चैप्टर आप फिर 32 से में दो रिपीट पॉइंट है, करेंगे सर? एक रेफरेंस और एक रिवीजन। रेफरेंस के दो सेक्शन है, 436 और 37, और उसके बाद के सारे सेक्शन रिवीजन से रिलेटेड है। अब ठीक है हर्ष, क्या कह रहे हो उर्वशी? सर मेरा छूट गया, एक बार फिर से बोल सकते हैं क्या? कौन सा बोलूं? सर जो आप बोल रहे थे ना, रेफरेंस और रिवीजन का भी। ये चैप्टर 32 है, जिसका नाम रेफरेंस एंड रिवीजन है।
जो टोटल सेक्शन 436 टू 445 तक है। अब ठीक है यहां तक। अगला सिनोप्सिस, ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बताना है। सर उससे आगे 436 से कौन कितने सेक्शन है इसमें? 436 से लेके 445, 445। अगला इसका सिनोप्सिस नेचर एंड स्कोप है। इसके नेचर में बताया गया है हर्ष, रिवीजन जो है कब फाइल की जाती है? जब आपके पास सर अपील का राइट ना हो। सर अगर आज क्लास नहीं करेंगे तो चलेगा आपको? हाँ चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है सर। सर लेकिन मेरे चल को रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा ना? करेंगे करेंगे करेंगे। जी जी ठीक है, थैंक यू सर। तो सर रिवीजन में रिवीजन कोर्ट की पावर वाइडर होती है, अपीलेट कोर्ट से ज्यादा पावर होती है। अगला सिनोप्सिस कंडीशन है कि भाई रिवीजन फाइल करने के लिए क्या होना चाहिए। फिर है हु में अप्लाई, रिवीजन कौन अप्लाई कर सकता है। फिर है टू मोटो एक्सरसाइज ऑफ पावर, रिवीजन का कोर्ट खुद भी संज्ञान ले सकता है, टू मोटो। अगला सिनोप्सिस है फोरम ऑफ रिवीजन। इसका फोरम कैसा होता है, फॉर्मेट। तो इसने कहा है कि सीआरपीसी में कोई फॉर्मेट दिया इसमें हर्ष? तो ऐसा चीज का कोई फॉर्मेट नहीं दिया गया। फिर विच कोर्ट कैन एक्सरसाइज रिविजनल पावर, सिनोप्सिस है ये। कौन सी कोर्ट रिवीजन पावर का प्रयोग करेगी, कौन सी करेगी परवीन जी? सर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में भी होती है सर रिवीजन। कंकरेंट पावर है, यस सर। को एक्सटेंटिव पावर है, मतलब हाई कोर्ट के साथ साथ सेशन कोर्ट। उसके बाद रिवीजन एंड अपील में अंतर, तो वो मैंने कल अपील वाले केस में समझाया था हर्ष, कि एक तरफ अपील के सेक्शन लिख दो, एक तरफ रिवीजन के सेक्शन लिख दो। आज मैं पढ़ाऊंगा रिवीजन के सेक्शन, तो दोनों अपना आप दोनों का अंतर आ जाएगा। एक पॉइंट पहले भी बोला था मैंने, क्या रिवीजन को अपील ट्रीट कर सकते हैं या अपील को रिवीजन ट्रीट कर सकते हैं? तो इसका आंसर यस है, केस लो मैंने आपको लिखवाया था। उसके बाद
एक अंतर सिनोप्सिस में रिवीजन का और कोर्ट की पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस का। ये पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस कहां लिखा हुआ है वर्ड? ये अनसुईया, तो फिर से थोड़ा रिपीट करेंगे। हमने कहा कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में भी हाई कोर्ट को कंट्रोल करने की पावर दी गई है नीचे की कोर्ट को? यस सर, दी गई है। कहां पे? हर्ष? सर आर्टिकल 227। 227 227 वहां पे ये बोला गया है कि हाई कोर्ट सामान्य तौर पे हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को कंट्रोल करेगा, सुपरवाइज करेगा। और रिवीजन में भी हाई कोर्ट अपने नीचे की कोर्ट को के डिसीजन को सुपरवाइज करता है। हमें ना इन दोनों के अंतर बताना है, दोनों में अंतर बताना है, मतलब रिवीजन की पावर का और जो आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट की पावर है उसका, उन दोनों में क्या अंतर है। फिर है पावर ऑफ रिविजनल कोर्ट। ये रिवीजन कोर्ट की क्या पावर है? कौन सा सेक्शन है हर्ष? सर सेक्शन इसका ओल्ड 399 है, 400 नए में क्योंकि सेशन में भी डल सकती है ना, तो सेशन की तो पावर दे रखी है 440 में 440, और हाई कोर्ट की पावर दे रखी है 442 में। तो रिवीजन कोर्ट की पावर 440 एंड 442 इनमें बता रखी है। उसके बाद एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर की रिवीजन नहीं होगी। नो रिवीजन ऑन इंटरलोकेटरी ऑर्डर। क्या होते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर? ये हमारी, बोलो। सर अगर प्रोसीडिंग के बीच में अगर कोई ऑर्डर पास होता है जिससे किसी एक्यूज या पार्टी के राइट को वो सब्सटेंशिएट नहीं करता, वो इंटरलोकेटरी होता है सर। वेरी गुड। इंटरलोकेटरी ऑर्डर BNSS में या CRPC में डिफाइन नहीं है, पर जो ऑर्डर केस के दौरान कोर्ट के द्वारा किए जाएं, जिनसे कि पार्टियों के राइट डिटरमाइन ना हो, उनको इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते हैं। कोर्ट केस के दौरान कोर्ट जो ऑर्डर करे, अगर उनसे पार्टियों के राइट डिटरमाइन होते हैं, उन ऑर्डर को क्या बोलते हैं? फाइनल ऑर्डर। और उनके अगेंस्ट में रिवीजन, परवीन जी, उनके अगेंस्ट में रिवीजन हो सकती है। उनके अगेंस्ट में हो सकती है। कोर्ट केस के दौरान किसी ऐसा ऑर्डर करे, किसी ऐसी स्टेज का ऑर्डर आए, जैसे चार्ज फ्रेम करना, उससे पार्टियों के राइट डिटरमाइन हुए, तो चार्ज फ्रेम करने की रिवीजन हो सकती है।
लेकिन कोई सामान्य ऑर्डर जिससे कि पार्टियों का राइट इफेक्ट ना होता हो, उनको इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते हैं और उनकी रिवीजन नहीं होती। उसके बाद अगला पॉइंट, अगला सिनॉप्सिस, बार ऑफ सेकंड रिवीजन। इसमें हम पढ़ेंगे अनुसुईया कि यू कैन फाइल ए रिवीजन बिफोर हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, but only one revision application is allowed. However, you have a choice. However, it is a concurrent power of the session judge or the high court. But you did not file second revision petition after the rejecting of the first revision petition before the session court. आप दो रिवीजन नहीं लगा सकते। हाँ, ये आपके पास चॉइस है हर्ष, आप चाहे तो हाई कोर्ट में फाइल कर दो या चाहे तो सेशन कोर्ट में फाइल कर दो। उसके बाद हाई कोर्ट की, अभी हमने कल ही पढ़ रहे थे हर्ष, अपीलेट कोर्ट की पावर। तो एक्विटल में अपीलेट कोर्ट क्या कर सकती है हर्ष? सर एक्विटल में रिवर्स कर सकती है। रिवर्स मतलब कन्विक्शन, लेकिन रिवीजन में ये ऑप्शन नहीं है परवीन जी, रिवीजन में ये ऑप्शन नहीं है तो वो भी हाई कोर्ट। अगर आपने रिवीजन फाइल करी हाई कोर्ट में, किसके खिलाफ? एक्विटल के खिलाफ, तो वह रिवीजन कोर्ट को लगता है कि भाई केस में दम है, तो उस केस में वो कन्विक्शन नहीं कर सकती, को उस मैटर को रीट्रायल के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि वो कन्विक्शन तो कर नहीं सकती। लिख रहा है इसमें, अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, अगर हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट की पावर का यूज कर रही है और एक्विटल के खिलाफ अपील गई, तो कन्विक्शन परवीन जी कर सकती है। अपीलेट पावर में तो कर सकती है। जब हाई कोर्ट के पास अपील गई हर्ष, तो एक्विटल के खिलाफ वो कन्विक्शन कर देगी, चलेगा। लेकिन अगर उसके पास रिवीजन गई है और एक्विटल के खिलाफ रिवीजन गई है, अगर गई है तो, अगर जाती है तो वो एक्विटल को कन्विक्शन में नहीं बदल सकता। इसके लिए उसको रीट्रायल का ऑर्डर करना चाहिए, अगर उसे लगता है तो। उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, तो कोई भी हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा जब तक कि दूसरी पार्टी को अपॉर्चुनिटी ना मिले। ठीक है यहां तक? उसके बाद रिवीजन कोर्ट जो ऑर्डर करेगी, आखिर में वो उसका क्या करेगी हर्ष? रिवीजन कोर्ट जो ऑर्डर करेगी वो फाइनल ऑर्डर होगा। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट ये कोई ऑर्डर करके बैठ जाएगा। हाई कोर्ट जो रिवीजन में अपना ऑर्डर करेगा, उसकी कॉपी वो नीचे की कोर्ट को भेजेगा ना, ताकि नीचे की कोर्ट उसकी कंप्लायंस कर सके। जैसे अभी हमने रेफरेंस में पढ़ा, हमने रेफरेंस हाई कोर्ट को भेज दिया। अब हाई कोर्ट उसमें डिसीजन करके उस मामले को कहां भेजेगा?
उस कोर्ट को भेजेगा जहां से वो मामला आया था। क्यों? ताकि वो नीचे वाली कोर्ट उसके अकॉर्डिंग उसका फैसला कर सके। सेम रिवीजन में कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपने नीचे की कोर्ट का मैटर अपने पास मंगाती है और डिसीजन करने के बाद वो डिसीजन की कॉपी नीचे की कोर्ट को भेजेगी ना, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग उसमें फैसला कर सके, उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक कर सके। ठीक है यहां तक? चलिए, और लास्ट सिनॉप्सिस है इसमें लिमिटेशन की। लिमिट जो रिवीजन है उसको फाइल करने का कितना टाइम है? मैंने लिमिटेशन लॉ पढ़ाया था, उसमें टाइम बताया था हर्ष, कितना? 30 डेज। सर 90 डेज है। 90 डे भाई, मैंने कितना समझाया। रिव्यू सेम कोर्ट होती है 30 दिन, रिवीजन सिविल में हाई कोर्ट में होता है तकरीबन, तो हाई कोर्ट दूर होता है तो 90 दिन। क्रिमिनल में तो रिवीजन हाई कोर्ट या सेशन कहीं डाल दो, पर याद करवाने के लिए मैंने समझाया था भाई, मान लो सिविल में हाई कोर्ट में होता है रिवीजन, तो रिव्यू का 30 दिन, रिवीजन का 90 दिन, अपील का, अपील अगर हाई कोर्ट है 90 दिन और कोर्ट में तो 30 दिन। तो 3 चीज मैंने बताई थी वहां पे आपको। रिव्यू 30 दिन, रिवीजन 90 दिन, उसके बाद आपका अपील, सिविल की बात कर रहा हूं, अपील सिविल की, कि हाई कोर्ट में 90 दिन और अदर कोर्ट में 30 दिन। क्रिमिनल के कल समझाया था मैंने वो टाइम सारा। डेथ पेनल्टी है तो 30 दिन, हाई कोर्ट में करना है 60 दिन, और कोर्ट में करना है 30 दिन। कन्विक्शन के खिलाफ, एक्विटल के खिलाफ करनी है तो पुलिस रिपोर्ट है तो 90 दिन, कंप्लेंट केस है तो 30 दिन एक्विटल के खिलाफ। ये सारा मैंने लिमिटेशन अभी दोबारा बोला आप सबको। कोई डाउट हर्ष? परवीन जी, मधु जी, आप दिख नहीं रहे, कहां पे हो आज? नेट में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो। अच्छा जी, चलिए सर, तो मेरी रिक्वेस्ट है कैमरा ऑन करिए जिसकी नेट में दिक्कत ना आ रही हो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। कोई और क्वेरी है तो हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, ये हम कह रहे हैं। और अगर किसी का रजिस्ट्रेशन रह रहा है तो अपना रजिस्ट्रेशन भी कराइए सर प्लीज, ये हम कह रहे हैं। तो सर अब इतनी बात होने के बाद इसमें जहां 1 बाय 1 चीजों की बात है, तो सर बेसिक सेक्शन इसका 438 है। मार्जिनल नोट बोलो हर्ष। Section 438, calling for records to exercise powers of revision. हाँ, तो सर इसका बेसिक सेक्शन 438 है, जो ये कहता है कि रिवीजन में हम रिकॉर्ड को कॉल करते हैं, रिकॉर्ड को मंगाते हैं। कौन मंगाता है रिकॉर्ड को? ये नंबर फ्लैश किए हर्ष जी ने, अगर जरूरत है तो इनका यूज करिए।
तो रिवीजन में इन्होंने बोला हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, फिर वर्ड है मे। इसका मतलब क्या हुआ कि रिवीजन की पावर हाई कोर्ट की या सेशन कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है। मतलब आपने अप्लाई किया रिवीजन के लिए, तो हाई कोर्ट आपको सुने, एंटरटेन करे या ना करे, ये किसके ऊपर है? हाई कोर्ट के ऊपर है, सेशन जज के ऊपर है। क्योंकि ये पावर हाई कोर्ट की या सेशन की डिस्क्रिशनरी पावर है। ये नहीं कि हर केस में रिवीजन सुनेगा ही सुनेगा ना, जरूरी नहीं है। ठीक है परवीन जी। तो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जो उसके अंडर में कोर्ट है, जो भी कोर्ट उसके अंडर में है, उन कोर्टों में कोर्ट ने जो फैसला दिया, कौन सा फैसला दिया? उन्होंने किसी केस में फाइंडिंग दी, हर सेंटेंस दिया, कोई ऑर्डर करा, और या कोई प्रोसीडिंग चल रही है। अब ये हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट उस फाइंडिंग की, उस सेंटेंस की, उस ऑर्डर की करेक्टनेस चेक करना चाहता है कि वह फाइंडिंग करेक्ट है या ना, वह फाइंडिंग लीगल है या ना, वह फाइंडिंग प्रोपराइटी है कि ना, प्रॉपर है कि ना है। तीन चीज, तीन कारण, फाइंडिंग, सेंटेंस या ऑर्डर। इन तीनों में क्या देख रहा है हर्ष? करेक्टनेस, लीगलिटी या प्रॉपर्टी, ये वो चेक करना चाहता है। कौन? हाई कोर्ट। कौन? सेशन कोर्ट। या जब ये कोर्ट है, नीचे की कोर्ट, इंफीरियर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग हो रही है ना, तो हाई कोर्ट या सेशन जज ये चेक करना चाहता है कि नीचे की कोर्ट ने जो प्रोसीडिंग ली उसमें कोई इरेगुलरिटी तो नहीं थी। रेगुलरिटी चेक करना चाहता है कि नीचे की कोर्ट के द्वारा ली गई प्रोसीडिंग रेगुलर थी या इरेगुलर थी। तो चार बात और चार कारण। चार बात कौन सी? फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर और प्रोसीडिंग। चार कारण क्या? करेक्टनेस, लीगलिटी, प्रॉपर्टी और रेगुलेटी। हर्ष जी, ये 8 वर्ड पकड़ में आए। इस काम के लिए हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट नीचे की कोर्ट का रिकॉर्ड अपने पास मंगाता है और उसको इंक्वायरी कंडक्ट करेगा। ठीक है यहां तक हर्ष? और जब तक सेशन कोर्ट काम कर रहा है रिवीजन में, जब तक
सेशन कोर्ट काम कर रहा है रिवीजन में, तो नीचे की कार्रवाई को रोक दें हम हर्ष? यस सर। तो नीचे की कार्रवाई को रोक लेंगे भाई हम। और जो एक्यूज यहां आया रिवीजन में हर्ष, उसको क्या करें भाई? फिर सर उसको बेल दे देंगे। उसको फिर जेल दे देंगे या बेल दे देंगे जब तक रिवीजन का डिसीजन ना हो। ठीक है यहां तक? ठीक है यहां तक हर्ष? यस सर। चलिए, अब इन्होंने कहा कि ऑल मजिस्ट्रेट इंफीरियर कोर्ट, तो इंफीरियर कोर्ट में कौन सी कोर्ट आएगी हर्ष? सर मजिस्ट्रेट कोर्ट, और मजिस्ट्रेट में कौन कौन आएगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। वही चीज इसमें लिखी और एक्सप्लेनेशन में कि सारे मजिस्ट्रेट सेशन जज के या हाई कोर्ट के इंफीरियर कोर्ट होती है, और ऑल मजिस्ट्रेट के अंदर जुडिशियल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं, जो सब सेशन जज के अंडर होते हैं, उनके नीचे होते हैं। ठीक है यहां तक हर्ष? अब उसके बाद दूसरा पॉइंट बोला कि किसी भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर की रिवीजन नहीं लाई करेगी। ये मैंने बोला ही आपको हर्ष। 438 का सेकंड पार्ट। ठीक है यहां तक? आगे है, एक व्यक्ति रिवीजन की एप्लीकेशन चाहे तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में लगा दी, तो फिर क्या करेगा हर्ष? सर फिर किसी और कोर्ट में नहीं लगा सकता, दूसरी कोर्ट में। तो वो व्यक्ति रिवीजन की दूसरी एप्लीकेशन कहीं और कोर्ट में नहीं लगा सकता। ये तीसरे नंबर पे लिखी हुई है। तो 3 पॉइंट क्लियर हुए। ये बेस सेक्शन है बेटा। पहला, बार ऑफ सेकंड रिवीजन। दूसरा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर नो रिवीजन। तीसरा, रिवीजन का मतलब क्या। कोई डाउट इसमें जो मैंने अभी 3 पॉइंट बोले हैं? सिमरन, अक्षिका, नो सर। परवीन, नो सर। रोजी, नो सर। मधु, नो सर। चलिए, अब अगला जो पॉइंट है, मारने नोट बोलो एक बार हर्ष। सेक्शन 439 पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी। जब वो रिवीजन सुन रहा है ना, तो ऑर्डर सुनाने से पहले जो इंक्वायरी आपने पढ़ी थी ना अभी मजिस्ट्रेट के केस में, वैसी वो इंक्वायरी अभी रिवीजन को एंटरटेन करने से पहले इंक्वायरी का ऑर्डर भी कर सकता है वो। आगे सेक्शन 440 सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन। सेशन जज की रिवीजन में पावर। तो बेटा जब इसने बोला कि रिवीजन की, सेशन की या हाई कोर्ट की, दोनों के पास पावर है, तो इस सेक्शन में ये लिखा है
कि भाई जो हाई कोर्ट की पावर है ना वही मेरी पावर है रिवीजन में, तो इस सेक्शन का पॉइंट नहीं बनता हमारा। आगे सेक्शन 441 पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज। तो एडिशनल सेशन जज की भी वही पावर है। आगे सेक्शन 442 हाई कोर्ट्स पावर्स ऑफ रिवीजन। ये सेक्शन मेन है। क्या कह रहे हो? हाई कोर्ट की रिवीजन में पावर। तो सर इसके पास सब रूल है। पहला ये कहता है कि हाई कोर्ट के पास रिवीजन में वे सारी पावर है जो हाई कोर्ट के पास अपील में होती है। अपील की जो पावर है ना वे सारी पावर हाई कोर्ट के पास रिवीजन के केस में भी है। पढ़ो दिखा एक बार हर्ष। Section 442 High Court's powers of revision. Subsection 1. In the case of any proceeding, the record of which has been called for by itself or which otherwise comes to its knowledge, the High Court may, in its discretion, exercise any of the powers conferred on a Court of Appeal by Sections 427, 430, 431, and 432, or on a Court of Session by Section 344. And when the judges composing the Court of Revision are equally divided in opinion, their case shall be disposed of in the manner provided by Section 433. तो सर ये जो बोला ना 427, 430, 431, 432, 344, 433, ये सारी पावर अपीलेट कोर्ट की पावर है। तो ये सारी पावर हाई कोर्ट को रिवीजन की कोर्ट में भी इनके पास रहेगी। रिवीजन में भी ये काम वो कर सकता है जो अपीलेट कोर्ट के पास अपील में है। आपने पढ़ा था ना सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, आपने पढ़ा था ना पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट, वो सारी पावर भी रिवीजन कोर्ट, रिवीजन में रिवीजन कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास है। ये इन्होंने बतानी चाहिए हर्ष। ठीक है अनिल जी, चलिए आगे बोलो हर्ष। Subsection 2. No order under this section shall be made to the prejudice of the accused or other person unless he has had an opportunity of being heard either personally or by advocate in his own defense. मोटा मोटा कोई भी ऑर्डर जो है दूसरी पार्टी को सुन के दिया जाएगा। एडवोकेट या एक्यूज को सुनने के बाद ही उसके खिलाफ कोई ऑर्डर किया जाएगा। ओडी अल्ट्रम पार्टम का इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है यहां तक। आगे Subsection 3. Nothing in this section shall be deemed to authorize a high court to convert a finding of acquittal into one of conviction. बताओ। सर इसमें रिवीजन के अंदर एक्विटल को कन्विक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकता हाई कोर्ट। तो ये हमने कहा कि अगर कोई रिवीजन है और उसमें एक्यूज एक्विट है तो हाई कोर्ट रिवीजन की शक्तियों का प्रयोग करते समय उस एक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकता। तो क्या कर सकता है वो? रीट्रायल के लिए भेजना चाहिए, दोबारा ट्रायल करो भाई, लेकिन खुद कन्विक्ट नहीं कर सकता वो।
ये प्री में बहुत बार आता है सवाल। आगे Subsection 4. Where under this Sanhita an appeal lies and no appeal is brought, no proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed. तो रिवीजन कब फाइल की जाएगी? जब अपील ना हो सर। अगर आप अपील है तो आप रिवीजन फाइल नहीं कर सकते। रिवीजन की रिमेडी तभी आपके पास है जब आपके पास अपील का राइट ना है, तब आप जो है सेशन या हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल कर सकते हो। आगे Subsection 5. Where under this Sanhita an appeal lies, but an application for revision has been made to the High Court by any person, and the High Court is satisfied that such application was made under the erroneous belief that no appeal lies thereto, and that it is necessary in the interest of justice to do so to do. The High Court may treat the application for revision as a petition of appeal and deal with the same accordingly. यहां एक ऑप्शन दिया इन्होंने कि आप जब रिवीजन फाइल करते हो तो कोर्ट उसको क्या ट्रीट कर सकता है? अपील अपील ट्रीट कर सकता है। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं ये समझा कि मेरे पास इस केस में अपील का राइट ना है। जब अपील का राइट ना है तो हम क्या फाइल करते हैं? रिवीजन फाइल करते हैं। तो मेरे को धोखा हो गया कि मेरे पास अपील का राइट नहीं था और मैंने रिवीजन फाइल कर दी, और कोर्ट ये समझती है कि ऐसा करना ठीक रहेगा, तो वो इस रिवीजन को इस एक्ट में दिए गए अपील के प्रावधानों के तहत अपील ट्रीट कर सकता है इसको। ठीक है यहां तक हर से? चलिए, ये इसका बेसिक सेक्शन है बेटा। आगे Section 443. तो Power बोलो। of High Court to withdraw or transfer revision cases. छोटी बात ये कही गई है इसमें, एक केस में 4 एक्यूज है और फैसला कुछ आया और 2 एक्यूज ने सेशन में रिवीजन फाइल कर दी और 2 एक्यूज ने हाई कोर्ट में फाइल कर दी, तो क्या होगा अनिल? दो कि उसने सेशन में कर दिया और 2 ने हाई कोर्ट में कर दिया सर। हाई कोर्ट में कर दी। एक केस में कोई ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में एक से ज्यादा एक्यूज थे, एक दो ने तो सेशन में कर दी, एक दो ने हाई कोर्ट में कर दी, तो उसमें क्या होगा? हाई कोर्ट पहले सेशन का जो सेशन है उसका डिवीजन का पहले वो रीड करेगा सर। चलिए, इनिशियली हमने बोला कि भाई एक ही फाइल की जाएगी, एक व्यक्ति के द्वारा एक जगह ही की जाएगी, और हाई कोर्ट और सेशन दोनों को कंकरेंट पावर है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा हर्ष? क्योंकि सेशन का कुछ और डिसीजन आ सकता है और हाई कोर्ट का हो सकता है कुछ और डिसीजन आ जाए, सर हाई तो कोर्ट उससे या तो बचने के लिए क्या होगा? हाई कोर्ट अपने पास बुला लेगा वो सारी एप्लीकेशन सेशन से, या फिर वो सारी एप्लीकेशन सेशन के पास ट्रांसफर कर देगा जो हाई कोर्ट के पास खुद है वो। एक ही। हाँ, 2 जजमेंट ना आए इसके लिए या तो सेशन से मंगा लेगा अपने पास या अपने वाले को भेज देगा सेशन को, और जहां भी मामला जाएगा ना वो ये माना जाएगा कि वो फाइल ही वहीं हुआ था। अगर हाई कोर्ट मंगाया तो सेशन वाली ये समझी जाएगी कि वो फाइल ही हाई कोर्ट में हुई थी,
और अपनी वापस भेज दी तो ये माना जाएगा कि हाई कोर्ट वाली फाइल ही सेशन के यहां हुई थी, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है से चलिए बोलिए, दिखा चल बोलो। सर रीड करना है सेक्शन। हाँ, Subsection 1. Whenever one or more persons convicted at the same trial makes or make application to a high court for revision, and any other person convicted at the same trial makes an application to the session judge for revision, the high court shall decide, having regard to the general convenience of the parties and the importance of the questions involved, which of the two courts should finally dispose of the applications for revision. And when the High Court decides that all the applications for revision should be disposed of by itself, the High Court shall direct that the applications for revision pending before the session judge be transferred to itself. And where the High Court decides that it is not necessary for it to dispose of the applications for revision, it shall direct that the application for revision made to it be transferred to the session judge. हाँ, तो ये तो सारा ट्रांसफर का बोला। अब ट्रांसफर होगा जब वो कैसे केस को सुनेगा, ये दूसरे और तीसरे पे बताया गया है। बोलो। Subsection 2. Whenever any application for revision is transferred to the High Court, that court shall deal with the same as if it were in an application duly made before itself. अगर हाई कोर्ट में ट्रांसफर हुई तो ये मानी जाएगी कि वो फाइल ही वहां हुई थी। आगे। Subsection 3. Whenever any application for revision is transferred to the sessions judge, that judge shall deal with the same as if it were an application duly made before himself. और सेशन के यहाँ गई तो ये मानी जाएगी वो सेशन के यहाँ फाइल हुई थी। आगे। Subsection 4. Where an application for revision is transferred by the High Court to the sessions judge, no further application for revision shall lie to the High Court or to any other court at the instance of the person or persons whose applications for revision have been disposed of by the session judge. तो जहां ट्रांसफर हो गई और कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया तो उसके बाद फिर आप दूसरी कोई ट्रांसफर रिवीजन पिटीशन नहीं लगा सकते, ये इन्होंने कहना चाहा। आगे। Section 444. Option of court to hear parties. तो पार्टियों को रिवीजन में सुनना पार्टी का राइट ना है, कोर्ट की मर्जी है कि वो आपको सुने या ना सुने। अभी हमने हाई कोर्ट की पावर के केस में सुना था, अर्ज पढ़ा था कि हाई कोर्ट कोई ऑर्डर नहीं करेगा जब तक कि अक्यूज को सुन ना लेवे। यहां पे कहा है कि पार्टियों को सुनना जरूरी ना है, पर ऊपर लिखा हुआ है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस संहिता, मतलब उस प्रावधान को छोड़ दो, बाकी जगह पार्टियों को सुनना जरूरी नहीं है। ठीक है यहां तक। आगे। Save as otherwise expressly provided by this Sanhita. No party has. जहां लिख रहा है वहां तो सुनना जरूरी है, सेव एज प्रोवाइड। आगे। No party has any right to be heard either personally or by an advocate before any court exercising its powers of revision. हाँ, तो क्या कह गया ये? सर उस ये क्या पार्टी को कोई राइट नहीं है सुनने का, या तो पर्सनली या थ्रू एडवोकेट, जब एक्सरसाइज पावर हो रही है रिवीजन की। हाँ। आगे। But the court may, if it thinks fit, when exercising such powers, hear any party either personally or by an advocate. ठीक है,
तो ये सारा पूरा सेक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है। अब इसमें कुछ पॉइंट और है, मैं एक बार बोल देता हूं, एक बार आप सुनिए, दिखा कुछ रह गया तो। लिमिटेशन 90 दिन, उसके बाद ऑर्डर को सर्टिफाइड करके भेजना, ये अभी पढ़ाई है आपने। पार्टियों को सुनना जरूरी नहीं है, पढ़ाई अभी आपने। कन्विक्शन नहीं कर सकता, ये सेक्शन अभी पढ़ाई है आपने हर्ष। सेकंड रिवीजन बार है, ये हमने पढ़ाई है अभी। इंटरलोकेटिव ऑर्डर की अपील नहीं होगी, ये हमने सेक्शन में शुरू में पढ़ा था। इसके कुछ एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल सुन लो मेरे से, कि भाई केस को एडजॉर्न करना। अनिल जी, केस एडजॉर्न कर दिया तो इस ऑर्डर की रिवीजन लाई करेगी हर्ष, क्योंकि उससे किसी पार्टी के राइट पे कोई इंपैक्ट पड़ा, केस एडजॉर्न कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह का इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। विटनेस को सम्मन कर दिया, इससे पार्टी के राइट इंपैक्ट पड़े हर्ष, इसकी रिवीजन करना चाहते हैं हम। अगर विटनेस को क्यों सम्मन करा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर है। उसके बाद बेल का ऑर्डर कर दिया, आप उसकी रिवीजन फाइल कर रहे हो, मेकिंग ऑर्डर फॉर बेल। शो काज नोटिस इशू कर दिया हर्ष, उससे पार्टी के राइट को इंपैक्ट आए। शो काज करे, आओ बता दो भाई अपनी कहानी। होल्डिंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी है, तो इससे पार्टी के राइट को हर्ट हुए। इंक्वायरी कर रहा है, देख लेंगे कि भाई क्या हुआ निकला। केस को कमिट कर दिया सेशन में, इससे पार्टी के राइट इंपैक्ट हुए अनिल जी। तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है इंटरलोकेटरी ऑर्डर के, जिनकी रिवीजन लाई नहीं करेगी। जबकि दूसरी तरफ हर्ष कंप्लेन डिसमिस कर दी, तो कंप्लेनेंट का राइट इंपैक्ट आ गया। एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया, फाइनल ऑर्डर है, वो तो बच गया। इंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया, पार्टियों के राइट है। रिसीवर अपॉइंट कर दिया, पार्टियों के राइट इंपैक्ट पड़ गए। इश्यू फ्रेम कर दिया, या इश्यू फ्रेम करने से मना कर दिया। इश्यू फ्रेम करने से या मना करने से पार्टियों के राइट इंपैक्ट पड़े हर से पड़ेंगे। तो ये कुछ ऑर्डर है जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर फाइनल ऑर्डर है और इनकी रिवीजन हो सकती है। उसके बाद रिवीजन कोर्ट की पावर, ये पढ़ लिया आपने। रिवीजन और अपील में अंतर, ये पढ़ना है। कौन सी कोर्ट करेगी, हमने बोला सेशन और हाई कोर्ट। कौन अप्लाई कर सकता है, एग्रीड पार्टी अप्लाई कर सकती है रिवीजन, जिसमें एक्यूज हो सकता है, स्टेट हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है, एग्रीड पर्सन हो सकता है, टू मोटो भी हो सकती है रिवीजन, हर चीज ठीक है। और आगे रिवीजन की कंडीशन क्या है, तो इसमें प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए ना, पहला पॉइंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग।
दूसरा, वह प्रोसीडिंग कहाँ हो रही हो हर्ष? सर कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट में, मजिस्ट्रेट इंफीरियर कोर्ट, मजिस्ट्रेट लोअर कोर्ट में हो रही हो, और उसमें हाई कोर्ट की लोकल लिमिट के अंदर वो कोर्ट हो जिस कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, और उसने हाई कोर्ट उसके रिकॉर्ड को क्यों मंगा रहा है? क्योंकि वो उसकी फाइंडिंग, सेंटेंस, ऑर्डर, उसकी करेक्टनेस, उसकी लीगलिटी, उसकी प्रॉपर्टी को चेक करना चाहता है, या प्रोसीडिंग उसकी रेगुलेटरी को चेक करना चाहता है। और ये ऑर्डर कौन सा नहीं होना चाहिए हर्ष? इंटरलोकुटरी ऑर्डर नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। और ये ऑर्डर अपीलेबल नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें अभी आपने डिस्कस करी है। उसके बाद एक पॉइंट और रह गया कि भाई संविधान का 227 और रिवीजन की कोर्ट की पावर। वो रिवीजन तो हाई कोर्ट और सेशन है, जबकि 227 में क्या है? कौन सी कोर्ट है हर्ष? हाई कोर्ट। उसमें हाई कोर्ट है सिर्फ। उसके बाद रिवीजन में हम नीचे की सिर्फ कोर्ट का देखते हैं परवीन। रिवीजन में हम नीचे की सिर्फ कोर्ट को देखते हैं, जबकि 227 में हम किसको देखते हैं हर्ष? सर सुपरवाइज करते हैं हम किसको? लोअर कोर्ट्स को सर, जो उसके जुडिशल होते लोअर कोर्ट प्लस जो भी उसके नीचे है, ट्रिब्यूनल, क्वेसी जुडिशियल, फलाना ढिमका सब। और रिवीजन में हम सिर्फ ऑर्डर देखते हैं सर, जो कोर्ट ने पास किए हैं। नीचे की कोर्ट को देखते हैं, सिर्फ नीचे की कोर्ट को देखते सिर्फ कोर्ट को। और 227 में हम कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट, ट्रिब्यूनल सब उसके अंडर आती है। ये फर्क क्या है समझ में? रिवीजन सिर्फ कोर्ट की बात करता है, और 227 कोर्ट की, ट्रिब्यूनल की, क्वेसी जुडिशियल बॉडी की, सब की बात करता है। रिवीजन में हम अपनी जुडिशियल पावर का यूज करते हैं, और 227 में हम हर्ष सर इनहेरेंट पावर रिलेटेड टू लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर सर। जुडिशियल भी लॉज को। और एडमिनिस्ट्रेटिव भी। रोजी, रिवीजन में तो हम जुडिशियल पावर यूज करते हैं, हाई कोर्ट और सेशन जुडिशियल पावर यूज करता है नीचे की कोर्ट के खिलाफ, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 227 में कंट्रोल करते हैं हम जुडिशियल एज वेल एडमिनिस्ट्रेटिव। सेकेंड रिवीजन बार है, 227 में ऐसा कुछ नहीं लिख रहा। चलिए सर, तो ये एक कंसेप्ट हमने पढ़ाने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। तो आप इसको पढ़िए, याद करिए, समझिए। कुछ चीज नहीं आए तो हमें बात करिए, व्हाट्सएप वगैरह करिए। अगला हमारा टॉपिक बेल का है, कल उसके बारे में बात करेंगे। कोई डाउट है तो आप डाउट बोल सकते हो, कुछ चीज पूछना है तो पूछ सकते हो।
हटा दीजिए हर्ष। रोजी